बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है, ऑब्वियस है कि कूलम्स लॉ है तो कूलम ही बताए होंगे। और लॉ क्या कहता है, पॉइंट नंबर 1, स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखना, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लाइक चार्जेस रिपल एंड unlike charges attract each other with equal and opposite forces along the line joining the two charges। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे लॉ आप जानते हो लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें हाईलाइट करना चाहता हूं। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये सबको मालूम है। विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये उसके ऊपर जितने फोर्स देगा उसके ऊपर उतने ही फोर्स देगा। समझ में आया? किस डायरेक्शन में? जब भी हम कोई फोर्स की बात करेंगे 3 चीज बताना होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। 3 चीज किसी फोर्स के बारे में जानकारी रहेगा तो उस फोर्स का इफेक्ट को हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। मैग्नीट्यूड तो देखेंगे अभी आगे, डायरेक्शन क्या, नेचर क्या हो गया, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पता चल गया। विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, मतलब अगर यहाँ पे कोई एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर कोई एक Q2 चार्ज है, तो अगर Q1 Q2 के ऊपर कोई फोर्स दिया तो किस लाइन में देगा, along the line joining them, ऐसे ही देगा। ठीक है, ये इसके ऊपर कुछ ऐसा फोर्स नहीं दे सकता क्योंकि ऑलवेज ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन। जितना फोर्स देगा ये इसके ऊपर उतना ही फोर्स देगा। समझ में आ रहा है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। क्या प्रीतिश को समझ में आ गया कूलम्स लॉ? हाँ बताओ, यहाँ पर एक 5 कूलम का चार्ज है, 5Q, यहाँ पर एक -3Q फोर्स चार्ज है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? श्योर अट्रैक्शन। ये इसको खींचेगा। अच्छा, 5Q -3Q के ऊपर ज्यादा फोर्स देगा कि -3Q 5Q के ऊपर ज्यादा फोर्स देगा? इक्वल देगा, है ना? ये इसको जितने जोर से खींचेगा फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फाइन, तो ये आपको समझ में आ गया। लॉ का कंटिन्यूएशन, magnitude of force between two charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सब चीज आपको मालूम है, मैं लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, फीस पूरा लिया हूँ। डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना? तो क्या बोल रहा है, जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ध्यान देना, मैं यहाँ पर लिखा हूँ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब अगर एक 5 कूलम का चार्ज हुआ, दूसरा एक -3 कूलम का चार्ज हुआ, तो जो फोर्स होगा 5 × -3 मत लिखना, 5 × 3 लिखना। समझ में आया? हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें 5 × 3 लिखना, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। किसी भी वेक्टर को हम लोग एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वेक्टर कैन नॉट बी हैव ए नेगेटिव मैग्नीट्यूड। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर -3 की जगह क्या लेंगे, 3 और 5। समझ में आया? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये छोटे मोटे गड़बड़ी में काफी फैला जाता है, क्योंकि आगे हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे। आप 5 × 3 की जगह 5 × -3 लिख दोगे, वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? सो बी केयरफुल अबाउट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। Why magnitude? Because magnitude of a force is a positive quantity, it can never be negative.
and is also proportional to square of inversely proportional to the square of distance between them. अब ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ फोर्स में, मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। The constant of proportionality is called K, जिसका वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान से देखो, मैं एप्सिलॉन लिख रहा हूं, ना एप्सिलॉन 0 ना एप्सिलॉन r, मैं लिख रहा हूं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन 0 इनटू, तो इट इज बेटर टू राइट दिस वे, यू विल नॉट मिस अदरवाइज। एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन r q1 q2 बाय r स्क्वायर। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है आपकी बुक में, उसको k करके चलाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का अगर वैल्यू हम निकालेंगे, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू था 8.854 into 10⁻², वैल्यू डालेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो ये होता है 9 into 10⁹, ठीक है, 9 into 10⁹। समझ में आया क्या? तो ये जो चीज है, ये चीज आपको याद रखना है। इसका मतलब दो चार्ज के बीच में एयर में फोर्स ज्यादा होगा कि किसी मीडियम के अंदर फोर्स ज्यादा होगा? एयर में एप्सिलॉन r का वैल्यू क्या है? 1। किसी मीडियम में एप्सिलॉन r का वैल्यू 2, 4, 8, 6 कुछ भी हो सकता है। फोर्स विल बी लेस इन ए मीडियम। सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम इन एयर। इन एनी अदर मीडियम द फोर्स इज लेस देन दैट। जितना फ्रैक्शन से लेस हो जाएगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एप्सिलॉन r। समझ में आ रहा है क्या? रिलेटिव परमिटिविटी, अदरवाइज कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आया कि रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर सेम टर्म, सिनोनिम्स ओनली, ठीक है। तो यहां से जो चीज समझ में आया उसको हम लोग लिखेंगे। तो मैं थोड़ा इसको मिटा के दूसरा लिखना चाहता हूं, मैं इसे लिखूंगा, इट इज k q1 q2 by r square, where k is a constant depending upon nature of medium, और इसको लिख सकता हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू हो गया 9 into 10⁹। न्यूमेरिक कैलकुलेशन करने के लिए आसान होता है। 8.98 into 10⁻9 होता है, आप उसको 9 into 10⁹ ले सकते हो। तो क्या देख रहे हैं कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है, अगर पूछा जाएगा व्हाट फैक्टर्स द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिपेंड्स, क्या कहोगे? डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और डिस्टेंस बिटवीन देम एंड नेचर ऑफ द मीडियम। मीडियम बदल जाएगा तो फोर्स बदल जाएगा। ऑन हाउ मेनी फैक्टर्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड, तो 3 फैक्टर को लिखना पड़ेगा। क्या क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दूसरा हुआ डिस्टेंस बिटवीन देम, तीसरा हुआ नेचर ऑफ द मीडियम। तो ये जो पॉइंट्स हम लोग देखे, इसमें से हमें क्या समझ में आ रहा है उसको थोड़ा रिवील कर लेंगे। पहला चीज समझ में आ रहा है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम in air as compared to that between the charges held at or charges in any other medium। पहला, ठीक है, एयर में इज मोर इन एयर, मैक्सिमम नहीं, मोर इन एयर एज कंपेयर टू दैट बिटवीन द चार्जेस इन एनी अदर मीडियम। किसी भी दूसरे मीडियम में डुबा के रखोगे तो उनके बीच में जो फोर्स आएगा उससे ज्यादा आएगा किसमें? एयर में। प्रोवाइडेड डिस्टेंस इज केप्ट सेम, डिस्टेंस को पास लाएंगे तो फोर्स तो बढ़ जाएगा ही। अब ये बताना जरूरी मेरे लिए इसलिए था क्योंकि आपका बुक में ना एप्सिलॉन r को वैसे ही डिफाइन किया है। अब सोचो हम एप्सिलॉन r को डिफाइन करना चाहते हैं। दो चार्ज के बीच में एयर में डिस्टेंस फोर्स था F1, दोनों चार्ज को ऑयल में डुबा दिए, अब फोर्स हो गया F2। कौन बड़ा है, F1 की F2?
F1 बड़ा है, F2 छोटा है। व्हाट इज F1 by F2? सोचो F1 by F2 क्या होगा? F1 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नहीं, और F2 में क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r, मतलब एक एप्सिलॉन r आएगा कि नहीं आएगा? If F1 is force, F1 is equal to force between two charges in air, तो आप क्या कहोगे? It is Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 r square. F2 is force between same charges with same separation in a medium, तो आप कहोगे क्या होगा? फॉर्मूला बताओ। Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 epsilon r इंटू, समझ में आया? ठीक है। अब F1 by F2 क्या हो गया? F1 by F2 क्या हो गया? देखो तो ये बोर्ड में आपका आता है, दोनों ही बोर्ड का डेफिनेशन पूछते हैं। सो F1 by F2 क्या हो गया? देखो दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 r square, Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 epsilon r square, मारपीट करो तो मिला epsilon r। मतलब दो चार्ज के बीच में किसी एक मीडियम में अगर फोर्स F हुआ, एयर में फोर्स कितना होगा? एप्सिलॉन r टाइम्स। सो ये जो कंसेप्ट है उसी को यूज करके वो लोग एप्सिलॉन r को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, मिल गया F1 by F2 इज एप्सिलॉन r। तो डिफाइन, और ये जो एप्सिलॉन r है इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, जो हम लोग देख चुके हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। और क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान रहे दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है रिलेटिव परमिटिविटी वही। अच्छा, तो इसमें हम इसको अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी जो भी कहो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट of a medium is defined as the ratio of force between two charges in air to the force between same charges in the medium with same separation, पहले with same separation लिखते तो अच्छा होगा। same charges with same separation in the medium। तो ये डेफिनेशन को आपको रट्टा मारना है या फिर जैसे आपकी मर्जी। वो क्वेश्चन आता है डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, दोनों ही बोर्ड का आता है, बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? दो चार्ज के बीच में जो फोर्स हो रहा है एयर में, उसका रेशियो टू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम, डिस्टेंस को वही रखते हुए, दैट रेशियो इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्योंकि आ रहा है F1 by F2 इज कमिंग एप्सिलॉन r, हो गया। सो कूलम्स लॉ को बेसिकली हम लोग अभी देखे। अब कूलम्स लॉ को अपना कुछ लिमिटेशन से, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशन मतलब कहाँ ये नहीं लगता है। पहला लिमिटेशन हुआ
कि इट इज applicable only for point charges। ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। मतलब दो चार्ज रखे हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, डिस्टेंस R है, फोर्स कितना है आप सीना ठोक के बोल सकते हो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन मान लो एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, एक डंडा पड़ा है यहाँ पे, इसके ऊपर Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर दूसरा डंडा पड़ा है, इसके ऊपर Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चलो मानते हैं कि इसका मिड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस R है। कोई पूछेगा फोर्स कितना है, आप कहोगे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो आप गलत हो जाओगे। दिस इज नॉट एप्लीकेबल। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? द साइज ऑफ द चार्ज मस्ट बी वेरी स्मॉल। स्मॉल इज अगेन ए रिलेटिव क्वांटिटी, है ना। स्मॉल मतलब जैसे मैं आपको पूछता हूँ ये लाइन स्मॉल है कि लार्ज है, क्या मतलब है? आप पूछेंगे तो स्मॉल है कि नहीं? तो सिमिलरली स्मॉल का मतलब रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो कि दोनों के पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर और ये 3 मिलीमीटर का है, ये 4 मिलीमीटर का है, यू कैन ट्रीट देम एज पॉइंट चार्जेस। समझ में आ रहा ना? सो ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस इट इज एप्लीकेबल। हाउएवर देयर इज ए एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शन केस को याद रखना। फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल चार्जेस, प्रूफ दिख करेंगे समय आने पर। स्फेरिकल चार्जेस, ठीक है। टू कैलकुलेट the force at any point outside the spherical charge, the total charge can be considered as a concentrated point charge located at the center। ध्यान रखना, it should be uniformly distributed and it should be a spherical charge distribution। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दो किस्म के होते हैं, एक होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। आप बोलोगे सर आप तो बोले थे कि सारे के चार्ज सरफेस में जाते हैं, कंडक्टर के लिए जाते हैं, इंसुलेटर में नहीं जाते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर उधर से खींच के वो सरफेस में आ जाते थे। कोई इंसुलेटर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेरी टाइटली बॉन्ड रहते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो उनको खींच के निकाल नहीं पाता था। तो कोई इंसुलेटर पे, कोई एक वुड पे जहां पे किसी चार्ज को छोड़ देगा वो यहीं पे रुक जाएगा, कंडक्टर पे छोड़ दोगे तो सरफेस में आ जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो किस्म के हो सकते हैं। सपोज दिस इज ए स्फीयर, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। रिमेंबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर यूनिफॉर्मली नहीं होगा चीजें बदल जाएंगे। और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं ज्यादा टॉक दूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा, आप जो फंस जाओगे तो इसलिए नहीं दे रहा हूँ। यूनिफॉर्मली और सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकल मतलब यहाँ पर कम कम है, यहाँ पर ज्यादा ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है, सिमेट्रिकली ग्रो कर रहा है, ऐसा केस में भी ले सकते हैं। दीज आर ऑल स्पेशल केसेस। सो इसमें मान लो कि टोटल चार्ज Q1 है और यहाँ पर मान लो कि कोई दूसरा चार्ज बॉडी है, मेट भी कंडक्टर, इसके ऊपर चार्जेस सरफेस में है, इससे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी वांट टू फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। तो आपको क्या करना है? आई कैन इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट दिस टू केसेस एज टू कंसंट्रेटेड पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट द सेंटर। क्योंकि इसके चलते इसके ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं। आई वांट टू सी द फोर्स एट एनी पॉइंट आउटसाइड दिस, तो हम इसको कंसंट्रेटेड पॉइंट चार्ज ले सकते हैं।
अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक दूसरा चार्ज रखेंगे, इसके ऊपर क्या फोर्स आएगा, तो नहीं कर सकते। एट एनी पॉइंट आउटसाइड अगर आप फोर्स निकालना चाहोगे, आप कहोगे यहाँ पर Q1 है और ये भी सरफेस में है, कंडक्टिंग है, तो इसको भी आप सेंटर पे ले सकते हो, यहाँ पे Q2। अब आपको फोर्स पूछा गया, Q1 मिल गया, Q2 मिल गया, डिस्टेंस निकालो एंड यू फाइंड आउट द फोर्स। स्पेशल एक्सेप्शन क्यों होता है, वो क्यों सारे हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ पढ़ने के बाद। अभी तो फिलहाल एक्सेप्शनल केसेस को एक्सेप्ट कर लो। दीज आर नॉट पॉइंट चार्जेस, इसमें भी एक बिग स्फीयर, 2 मीटर रेडियस वाला स्फीयर, ये 1 मीटर रेडियस वाला स्फीयर, स्टिल यू नीड नॉट कंसीडर दिस एज ए पॉइंट चार्ज, बट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कंसीडर्ड एज ए कंसंट्रेटेड पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर। समझ में आया क्या? हाँ, यहाँ पर जो Q1 चार्ज है एक जगह नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा ओवर वॉल्यूम, ये ओवर द सरफेस, लेकिन दोनों को हम कंसंट्रेटेड पॉइंट चार्ज ले लिए। अब हर क्यों का आंसर है, लेकिन वो क्यों का आंसर समझने के लिए आपके पास नेसेसरी बैकग्राउंड होना जरूरी है। धीरे धीरे बैकग्राउंड बनेगा तो सब चीजों को बता पाएंगे कैसे हो रहा है। क्यों सिबासिस? स्टैंडिंग अंडर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा ठीक, तो ये हो गया, पहला हो गया इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, और ये एक्सेप्शन भी देख लिए। पॉइंट नंबर 2, आप जानते हो कि जो दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है वो कुछ K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। सपोज मैं प्लॉट करना चाहूंगा द वेरिएशन ऑफ फोर्स विथ डिस्टेंस, सपोज r is the distance, f is the force. When the distance between two charges was this much, the force was suppose this much. ठीक है, अभी अगर r को बढ़ाएंगे, तो ये फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, फोर्स घटेगा। जैसे जैसे r बढ़ाते जाएंगे फोर्स घटते जाएगा, बहुत दूर जाएंगे जीरो हो जाएगा। लेकिन r को अगर घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा टिल ए पर्टिकुलर लिमिट, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ेगा, उसके बाद सडनली ड्रॉप करके जीरो हो जाएगा। The force will suddenly drop down to zero. That smallest separation at which Coulomb's law fails is of the order of 10 to the power minus 14 मीटर। लॉ है, उसका क्यों नहीं पूछ सकते, ऐसा होता है। लॉ मीन्स समथिंग कैन बी वेरीफाइड बट कैन नॉट बी प्रूव्ड। समझ में आ रहा ना? यू सी 2 प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, कितने पास है, निकालो 2 प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस इज इन सम फेर्मी, कितना कम है, ठीक है, 10 पावर माइनस 15 मीटर ऑर्डर में होगा। 2 प्रोटॉन ले लो, देखो फोर्स कितना तगड़ा होगा, तो न्यूक्लियस को फोड़ के बाहर निकल जाते, ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, जब क्या हो रहा है, किसी एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकम्स मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो क्या हो गया, एवरेज स्पेसिंग बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है। कम न्यूट्रॉन थे तो प्रोटॉन के बीच में जितना डिस्टेंस था, कुछ न्यूट्रॉन उसके अंदर ढोस दिए तो प्रोटॉन के अंदर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? ज्यादा हो गया तो फोर्स बढ़ जाता है, उसके बाद वो टूट के निकलने की कोशिश करता है, जिसको हम लोग रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी सी when the distance between the two charges is very small of the order of 10 power minus 14 meter, see Coulomb's law will not hold good। ये Coulomb's law का लिमिटेशन है। आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था उसमें भी कुछ Gm1 m2/r² था, यहाँ पर भी K Q1 Q2/r² है, लेकिन ये उससे पूरा अलग है, उसको यूनिवर्सल लॉ कहते थे, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। वो यूनिवर्सल लॉ क्यों था? क्योंकि हर केस में एप्लीकेबल था। देयर इज a gravitational force between 2 protons inside the nucleus and that uses the same formula, and the gravitational force between the 2 stars at the 2 corners of the universe, same formula. But here for a limited range of distances between the two charges you can use this formula. Very small distance were not applicable, very large distance were not applicable. रीडिंग और भी ढेर सारी लिमिटेशन जो आपको नहीं देना चाहता हूं। अगर हम कहेंगे यहाँ पर एक Q1 चार्ज रखा है और यहाँ पर एक Q2 चार्ज रखा है, और मान लो कि ये Q1 चार्ज को अर्थ के पास रखे हैं, तो उसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो ये फॉर्मूला ओबे नहीं करेगा। कोई अगर मान लो ये कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी ग्राउंड के साथ लगा है, अब ये इसके ऊपर जो फोर्स देगा दैट विल नॉट यूज दिस सेम फॉर्मूला, विद सम डिफरेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो बहुत सारे लिमिटेशन है, लेकिन वो आपकी रेंज के बाहर है, तो आप लोग यहाँ तक जान लो कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज वेरी स्मॉल, कूलम्ब्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड। तो लिखेंगे when distance between two charges is very small,
Coulomb's law does not hold. गुड, मतलब आप कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो। देखो किसी भी एटम का जो प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी है, इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अराउंड इट, है कि नहीं? इसके चलते सारे का इलेक्ट्रिक, मान लो कि कोई एक एटम है, यहाँ पर कोई एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा था। ऐसा कुछ हुआ, कोई दूसरा एटम उसके पास आया, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरा इलेक्ट्रॉन के साथ मारपीट हुआ, उसका वेलोसिटी गायब हो गया। सपोज ऐसा कुछ हुआ कि उसका वेलोसिटी गायब हो गया। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, खींच लेगा इसको, खींच लेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आके चिपक जाएगा। अगर किसी एक एटम के सारा इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के साथ चिपक जाते हैं, उसका कोई केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा क्या? इट विल बी डेड थिंग, उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, नो बॉन्डिंग नथिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के साथ चिपक गया है कि नहीं? yes. लेकिन ऐसा कोई चीज कभी एग्जिस्ट करता है? एक तो होना चाहिए, कभी कभार एक दो इलेक्ट्रॉन गिर गया और चिपक गया उसके साथ, ऐसा तो होना चाहिए। Never happens. Why? Because when they come so close, formula is no more applicable. अगर इलेक्ट्रॉन गिरा भी तो ऐसे करके इधर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पकड़ेगा नहीं उसको। Coulomb's law will not be applicable for such small distances. तो ऐसा कभी एग्जिस्ट नहीं करता है कि एक न्यूक्लियस है और उसके साथ 4-5 इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं। You will never find such a case. समझ में आया? Because Coulomb's law is not applicable for very small distance between the two charges. समझ में आया? yes, तीसरा लिमिटेशन क्या है? तीसरा लिमिटेशन हुआ थर्ड लिमिटेशन हुआ द फोर्स फॉर्मूला इज एप्लीकेबल only when lines of flux of one charge is able to interact with the lines of flux of other charge. दूसरा चार्ज का लाइन्स ऑफ फ्लक्स के पास अगर पहुंच पाएगा, सोचो कि लाइन्स ऑफ फ्लक्स हाथ है, उसका हाथ पहुंचेगा तो कोई फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, जो भी करेगा। लाइन्स ऑफ फ्लक्स नहीं पहुंच पाएगा तो फोर्स नहीं देगा। जैसे जैसे मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये मान लो कि एक दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर 10 मीटर दूरी पे दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज है, पक्का इनके बीच में कुछ फोर्स है, ये Q1 है, ये Q2 है। हम क्या किए कि एक दूसरा नेगेटिव चार्ज -Q1 लाके यहाँ पे रख देता हूँ। If I keep a -Q1 charge here, what will happen? The lines of flux will go like this. They will not go to this end. So what will be the force on Q2 due to Q1? 0. कोई फोर्स नहीं है, या फिर बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ फोर्स होगा, जो भी फोर्स होगा वो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर वो फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। हम लोग देखेंगे उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, दूसरा हुआ कि जैसे हम कहेंगे कि सपोज यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियसली उनके बीच में कोई फोर्स तो है, लेकिन मान लो कि उसके चारों तरफ मैं एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर से ढक्कन बना देता हूँ, उसका ढक देता हूँ उसको, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स आएगा इधर खत्म होगा, इधर से निकल जाएगा, इधर से जो आएगा इधर खत्म होगा, इधर से निकल जाएगा, इधर से जो आएगा इसके पास पहुंच नहीं रहे। व्हाट इज द फोर्स ऑन -Q ड्यू टू +Q? यू कॉल इट 0। समझ में आ रहा है? ऐसे फिगर दे देगा तो पूछेगा तो बोलना कि फोर्स ऑन -Q ड्यू टू +Q इज 0। ये इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं देता है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं देता है। I can give you one more example to see that
सपोज हम कहेंगे ये एक चार्ज है प्लस क्यू और ये एक चार्ज है से Q1 और Q2 और माइनस क्यू, कुछ भी ले लो, और बीच में एक बहुत बड़ा सा कंडक्टिंग प्लेट रख दिया। तो क्या हो रहा है, इसमें से जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स आ रहे हैं वो यहाँ पर डिस्कंटिन्यूअस हो रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं तो डिस्कंटिन्यूअस हो रहे हैं, है ना। द लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर नॉट डायरेक्टली रीचिंग हिम, ये आके यहाँ पर खत्म हो गया। आपको यहाँ सर जा तो रहा है, इधर से घुस के इधर से तो निकल रहा है, अरे घुस नहीं रहा है, ये खत्म हो गया, फिनिश्ड। ये कुछ दूसरा है, ये इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, समझ में आ रहा है। इसको चेंज कर लोगे तब भी ये रहेगा, ऐसा हो सकता है, या फिर इसको गायब कर दोगे तब भी ये रहेगा। अगर ये वाला लाइन्स ऑफ फ्लक्स को किसी तरह से हम दूसरे चार्ज रख के इसको गायब कर देंगे तब भी एग्जिस्ट करेगा, ये उसका पार्ट नहीं है, ये यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आया, तो यू सी द लाइन्स ऑफ फ्लक्स कमिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज आर नॉट एबल टू रीच द नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर कोई पूछेगा फोर्स ऑन, इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। इतना बड़ा है, नहीं तो मान लो छोटा सा है तो कुछ फ्लक्स ऊपर से घूम के आ सकता है, नहीं। इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू प्लस क्यू इज 0। क्या माइनस के ऊपर फोर्स नहीं आएगा? आएगा फोर्स, इसके ऊपर फोर्स आएगा, लेकिन इसके लिए नहीं, किसी दूसरे कारण से आएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड चार्जेस, वो बाद में देखेंगे, समझ में आएगा। इसके ऊपर भी फोर्स आएगा, इसके ऊपर भी फोर्स आएगा, बट दैट विल बी बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड चार्जेस। समझ में आया। एंड तो ये कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन हम लोग समझ गए। यहां पर हमें वो टर्म को लिखना जरूरी है जो बोर्ड में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब, शील्ड का मतलब क्या होता है? ढाल, समझ लो ना। शील्ड का मतलब पकड़ता ना, कोई तलवार लेके जा रहा है, दूसरा ढाल पकड़ता है, कोई मारेगा तो मार नहीं सकते, इसको दिखा देते हैं, उसको शील्ड कहते हैं। या फिर कभी आर्मर्स पहनते हैं इसको, इसके ऊपर मारने से नहीं लगेगा, उसको भी शील्ड कहते हैं। तो शील्डिंग का मतलब हुआ कोई भी अगर कंपोनेंट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हो तो क्या करना होता है, उसके ऊपर कोई कंडक्टिंग एनक्लोजर ले लो, तो लाइन्स ऑफ फ्लक्स विल नॉट बी एबल टू अफेक्ट इट। तो विल राइट ए कंपोनेंट can be rescued in from any electric field by enclosing it by a conducting enclosure, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, समझ में आया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लिखने के लिए जगह नहीं है, आप लोग भर दोगे, समझ में आया। क्यों नहीं, क्यों ऐसे क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर लाइन्स ऑफ फ्लक्स कैन नॉट, ए कंडक्टर इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द पाथ ऑफ लाइन्स ऑफ फ्लक्स। वहां पर फ्लक्स डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, फ्लक्स अंदर नहीं जा पाता है तो फोर्स नहीं देता है, ठीक है। तो कोई भी कंपोनेंट को अगर बचाना है, कोई सेंसिटिव कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चिप है, तो उसको कंडक्टर के अंदर कंडक्टिंग बॉक्स में, एल्युमिनियम बॉक्स में उसको पिक करके रखते हैं, ठीक है। So that is called Coulomb's law. Coulomb's law का थोड़ा सा और एक्सटेंशन है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि हम दो चार्ज के बीच में फोर्स तो जान सकते हैं, अगर हमें दो चार्ज का मैग्नीट्यूड, उनका बीच का डायरेक्शन और मीडियम का नेचर मालूम है। मान लो कि मीडियम एक नहीं है, 3-4 है। एक चार्ज है, एक लेयर वाटर है, एक लेयर ऑयल है, एक लेयर सैंड है। अब बताओ फोर्स क्या होगा? इफ देयर इज ए सिंगल मीडियम यू नो हाउ टू फाइंड द फोर्स, बट इफ देयर आर नंबर ऑफ मीडियम्स तो फोर्स जब निकालेंगे उसमें एप्सिलॉन आर की जगह क्या लेंगे फिर? क्योंकि हर एक मीडियम का एप्सिलॉन आर अलग अलग होता है।
है कि नहीं? ओके से निकालेंगे। सो दैट इज नॉट फॉर बोर्ड, इट इज फॉर जेईई ओनली। ये एक स्पेशल केस है, आपको याद रखना है। इसको करने से पहले हम लोग कुछ ऐसे समझेंगे। हम कहेंगे सपोज हियर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन ए मीडियम, किसी एक मीडियम में है, जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है और इनके बीच में डिस्टेंस r है। अब क्या हुआ, दूसरा केस, सेम दोनों चार्ज को हम एयर में रखे हैं, नाउ ये दोनों चार्ज एयर में रखे हुए हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, कितना है, यूसे इक्विवेलेंट डिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस डी एयर, इसको डी एयर नाम दे रहे हैं, समझ लेंगे आसान होगा। मतलब यहां पर क्या है, एयर डिस्टेंस है, ये मीडियम का डिस्टेंस है। हम अगर डी का वैल्यू, अगर यहाँ पर जो फोर्स है नीचे एप्सिलॉन आर आ जाएगा, के Q1 by 4 pi एप्सिलॉन, सॉरी Q1 Q2 by 4 pi एप्सिलॉन 0 into एप्सिलॉन आर स्क्वायर। इस केस में क्या फोर्स आएगा, ये केस में फोर्स आएगा Q1 Q2 by 4 pi एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर स्क्वायर। इस केस में क्या फोर्स आएगा, Q1 Q2 by 4 pi एप्सिलॉन 0 डी एयर का स्क्वायर। तो सोचो अगर दोनों केस में बराबर फोर्स लाना है तो डी एयर जो है ये आर से ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। सोचो सोचो क्या होगा, यहाँ पर एप्सिलॉन आर स्क्वायर है, यहाँ पर ओनली डी एयर का स्क्वायर है, तो बाकी सब चीज तो बराबर है ना। सो ये दोनों फोर्स बराबर तब होंगे व्हेन इंप्लाइज आप कहोगे डी एयर का स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू आर का स्क्वायर, है कि? इसका मतलब डी एयर, डिस्टेंस इन एयर क्या होना चाहिए, रूट ओवर ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू आर। समझ में आया? अगर एयर में ये डिस्टेंस है, मीडियम में ये डिस्टेंस है, तो आपको क्या मिलेगा, तो हम क्या देखें कि अगर दो चार्ज को किसी मीडियम में रखा गया है आर सेपरेशन में, उनके बीच में जितना फोर्स हो रहा है और एयर में ये सेपरेशन में रखा गया है उनके बीच में उतना फोर्स हुआ, तो हम कहेंगे एयर का ये डिस्टेंस मीडियम का ये डिस्टेंस का इक्विवेलेंट है। सो फॉर दिस मीडियम with distance r the equivalent air spacing is given by root over of epsilon r into r। चाहिए सिर्फ जेई के लिए, बाकी लोग भूल सकते हैं, allowed to forget। समझ में आया क्या? तो ये कब है, टू गेट द सेम फोर्स। तो कोई भी मीडियम में अगर है, मीडियम का स्पेसिंग को आप इक्विवेलेंटली एयर स्पेसिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर दो चार्ज किसी मीडियम में है जिसका एप्सिलॉन आर मालूम है, डिस्टेंस आर है, तो एयर कितना होना चाहिए, एयर में डिस्टेंस कितना होने से वही फोर्स आएगा, रूट ओवर ऑफ एप्सिलॉन आर इनटू आर। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट एयर स्पेसिंग। आर यू गेटिंग? फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक Q1 चार्ज है और यहाँ पर मान लो कि ऑयल पूल है, ऑयल पूल, और इसका एप्सिलॉन आर दिया गया है 9, ठीक है, और दिया है कि ये डिस्टेंस दिया है सपोज h, ये एयर में है, और यहाँ पर कोई एक दूसरा चार्ज है Q2, कितना दूर पे है से, ये भी कुछ h डिस्टेंस में है। पूछा है दोनों के बीच में फोर्स कितना है बताओ। अब कुछ दूर तक एयर है, कुछ दूर तक ऑयल है, फोर्स निकालना है ना? तो आपको इक्विवेलेंट एयर स्पेसिंग निकालना है। ये दोनों को इक्विवेलेंटली एयर में कितना दूर में रखने से सेम फोर्स आएगा, पहले वो निकालना है। ऑलरेडी यहाँ पर एयर कितना है, h, इसका इक्विवेलेंट एयर निकाल दो। आर यू गेटिंग? ये 9 टाइम्स 9 और ये h है, तो हम क्या कहेंगे, हियर डी एयर कितना है कि ये डिस्टेंस h है और इसका रूट ओवर ऑफ एप्सिलॉन आर का इंटू h, तो इट इज h प्लस 9 रूट ओवर इंटू h इज 4h। अब ये दोनों चार्ज के बीच में एयर सेपरेशन कितना होने से वही फोर्स आएगा, 4h। तो फोर्स कितना हो गया,
force is, it is Q1 Q2 by, अब air spacing है ना, तो air ले लेंगे epsilon 0 और यहाँ पर क्या लेंगे d air का, are you getting, you can find out the force, so you say it is coming out to be Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 into 16 h square. This is the force between the two charges. मान लो दो के जगह 3-4 मीडियम होते हैं, हर एक का एयर स्पेसिंग निकाल देंगे, हर एक का एयर स्पेसिंग निकाल के जोड़ देंगे, and you will get the net air distance between them and you find out the force between them. Are you getting? तो इसका एयर स्पेसिंग तो h है, इसका एयर स्पेसिंग है रूट ओवर ऑफ एप्सिलॉन r into h, so it is coming out to be 4h. क्या चीज सबको हजम हुआ? हाँ, तो ऐसे करके अगर नंबर ऑफ मीडियम्स रहेंगे, you can find out the equivalent air spacing between the two charges and hence you can find out the force as if they are in air with that separation. अब हम क्या करें कि ये दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा? उतना होगा जब ये दोनों चार्ज को एयर में एक दूसरे से 4h डिस्टेंस में रखेंगे तो जितना होगा। अरे तो फोर्स निकाल दिए, एयर में है 4h डिस्टेंस में, तो निकाल दिए एयर वाला फॉर्मूला लगा। समझ में आ गया? ठीक है।